हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टीईटी की इंग्लिश की तैयारी के लिए आज का हमारा है वीडियो नंबर 16। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला सवाल है, व्हेन टीचिंग चिल्ड्रन टू राइट द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट विच अप्रोच इज कंसिडर्ड मोस्ट इफेक्टिव। जब आप बच्चों को सिखा रहे हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स कैसे लिखने हैं, तो आप उनको कैसे सिखाएंगे। ऑप्शंस हैं, स्टार्टिंग डायरेक्टली विद अपर केस लेटर्स, मतलब आप उनको कैपिटल एबीसीडी सिखाएंगे। स्टार्टिंग विद स्लैंटिंग एंड स्टैंडिंग लाइंस, देन मूविंग टू कर्व्स। पहले आप स्लैंटिंग और स्टैंडिंग लाइंस सिखाएंगे, फिर उसके बाद कर्व की तरफ मूव करेंगे। राइटिंग वर्ड्स बिफोर इंडिविजुअल लेटर्स। इंडिविजुअल लेटर्स मतलब कि एबीसीडी की जगह आप डायरेक्ट वर्ड्स लिखेंगे उनके पहले, या इग्नोरिंग लाइन शेप्स अंटिल द चाइल्ड इज ओल्डर, या फिर आप इग्नोर करेंगे लाइन और शेप को बनवाना जब तक चाइल्ड बड़ा नहीं हो जाता। तो इसमें से देखिए, आपको बच्चे को अल्फाबेट सिखाना है, तो वर्ड्स लिखना तो रॉन्ग हो जाएगा, और लाइन शेप आप इग्नोर करोगे तो आप क्या सिखाओगे बच्चे को। जब तक वो बड़ा नहीं होगा तब तक वो लिखेगा नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपको सिखाना तो है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब हम देखते हैं ए और बी में से ज्यादा सही कौन सा है। तो ए में बोला जा रहा है कि आप कैपिटल लेटर सिखाओ, और बी में बोला जा रहा है कि पहले लाइनिंग सिखाओ उनको, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, देन कर्व सिखाओ, और फिर आप अल्फाबेट की तरफ जाओगे। तो ये जो है ज्यादा सही आंसर है कि आप पहले ये सारी चीजें सिखाओगे और उसके बाद आप जाओगे वर्ड्स लेटर्स की तरफ। ठीक है, क्या होता है, लाइन जब बच्चे खींचते हैं ना, तो उनका फाइन मोटर स्किल्स होता है। जैसे उंगली की मांसपेशियां है, शुरू में वो उतने अच्छे से विकसित नहीं होती, तो पहले आप जब उनको लाइनिंग सिखाते हो तो इससे उनकी उंगली की मांसपेशियां जो रहती है वो आ, थोड़ी सी इम्प्रूव होती है, विकसित होती है। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड pronounces पुलिस एज पॉलिश, दिस इज लाइक बिकॉज। अब एक बच्चा जो है वो प्रनाउंस करता है, उच्चारण करता है पुलिस का पॉलिश, ये क्यों है। द चाइल्ड हैज अ स्पीच इम्पेडिमेंट, बच्चे को कोई स्पीच इम्पेडिमेंट है, मतलब उसको बोलने में कठिनाई होती है। द चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एस एच एंड एस साउंड, एस एच का साउंड जो होता है वो श होता है, और एस का साउंड जो होता है वो स होता है। तो बच्चा पुलिस की जगह पुलिश बोलता है, तो इसके लिए वो एस एच और एस का साउंड को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है। सी नंबर ऑप्शन है, द चाइल्ड इज फ्रॉम एन अर्बन बैकग्राउंड, बच्चा जो है वो एक अर्बन बैकग्राउंड से है, मतलब शहरी परिवेश से है, या बच्चा लेजी है। तो आपको कभी बच्चे को लेजी बोलना नहीं है, तो इस ऑप्शन को कट कर दो। अब बच्चा अर्बन बैकग्राउंड से होगा, तो उस कंडीशन में जरूरी नहीं है कि अर्बन वाले एस नहीं बोल पाते या एस एच नहीं बोल पाते, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि बैकग्राउंड का आपका सीखने पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो करंट वातावरण है वो इफेक्ट करता है, पर बैकग्राउंड वो बच्चा कहाँ से आ रहा है, कैसा आ रहा है, वो आप उसको बोलने पे नहीं ला सकते है ना। तो ऑप्शन ए और बी में से देखते हैं कि क्या करेक्ट हो जाएगा। तो बी नंबर है, जिसमें बच्चा एस एच और एस के साउंड में डिस्टिंग्विश, भेद नहीं कर पा रहा है कि दोनों का साउंड क्या आता है। इसको बोला जाता है फोनोलॉजिकल एरर, या ध्वनि पहचान की समस्या। बच्चा एस, एस का साउंड जो रहता है वो सपेरा वाला सा, जिसको दंत सा बोलते हैं, उससे निकलता है, और आई एन टी, और ये जो श, एस एच का साउंड है वो श निकलता है। ठीक है, तो ये दोनों ध्वनियों के बीच अंतर होता है। कई बार आप देखिएगा क्षेत्रीय प्रभाव के कारण भी लोग सा नहीं बोलते हैं और श बोलते हैं। ठीक है, तो जिनको अभ्यास से सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। एक नई लैंग्वेज लर्न करने में सबसे क्रूशियल एलिमेंट कौन सा है। क्रूशियल एलिमेंट मतलब सबसे ज्यादा कठिन बोल सकते हो, या तो फिर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ऑप्शन अ लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट, परफेक्ट ग्रामर बुक, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, या यूजिंग अ डिक्शनरी। तो क्रूशियल एलिमेंट आपका मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा, ये सबसे ज़रूरी चीज़ हो सकती है। ठीक है, जिसके बिना काम ही नहीं होगा। तो एक डिक्शनरी आप लोगे नए लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, ज़रूरी नहीं है। स्ट्रिक्ट तो आपको होना ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट या परफेक्ट ग्रामर बुक, तो जब आप किसी एनवायरनमेंट में रहोगे, वहाँ सब लोग अगर पंजाबी बोल रहे हो, तो आप खुद ही अस्सी तुस्सी शुरू कर दोगे। तो ये सबसे सही आंसर है, और बुक दे के बच्चे को तो रटवाना है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाषा समृद्ध परिवेश जो है किसी भी भाषा को सीखने या ग्रहण करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, जहाँ बच्चे भाषा को सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, और देख करके उसको खुद भी बोलने लगते हैं।
नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑप्शंस हैं लैंग्वेज स्किल्स शुड बी लर्नड इन आइसोलेशन, लैंग्वेज स्किल्स जो है वो आइसोलेशन में मतलब सबसे अलग होकर के अकेले में सीखना चाहिए। लैंग्वेज स्किल्स हिंडर ईच अदर, लैंग्वेज स्किल्स एक दूसरे को हिंडर करते हैं। लैंग्वेज स्किल्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटीग्रेटेड, इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटीग्रेटेड होते हैं मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और इंटीग्रेटेड होते हैं मतलब छोटी छोटी कड़ियां मिलके एक बड़ी कड़ी चेन बनती है ना, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड मतलब आपस में जुड़े हुए। और नेक्स्ट है लैंग्वेज स्किल्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, लैंग्वेज स्किल्स एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते, तो लैंग्वेज स्किल्स एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते ऐसा नहीं है, ये रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो क्या ऑप्शन जो है आपका ट्रू है बोला जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट तो आप देखिए शुड बी लर्नड इन आइसोलेशन, तो लैंग्वेज के लिए आपको एनवायरनमेंट चाहिए, तो आप आइसोलेशन में नहीं लर्न कर सकते, तो बी और सी में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लैंग्वेज स्किल्स जो है वो इंटर रिलेटेड है और अंतर संबंधित है। लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन से चार है, LSRW, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग, और कभी भी आप इसको आइसोलेशन में नहीं सीख सकते, एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर बन पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, एक समावेशी कक्षा में अ लैंग्वेज टीचर शुड, एक भाषा शिक्षक को क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। इग्नोर द डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की जो विविध आवश्यकताएं हैं उनको इग्नोर करना चाहिए। सपोर्ट द लर्निंग प्रोसेस कीपिंग इन माइंड अ फ्लैक्सिबल करिकुलम, आपको क्या करना है लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करना है और ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारा जो करिकुलम है, जो हमारा करिकुलम है वो आपको अपने दिमाग में रखना है कि आपको बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से आप थोड़ा बहुत उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल बोला जा रहा है। रिफर चिल्ड्रन टू अ सेपरेट स्कूल, आपको चिल्ड्रन को सेपरेट स्कूल में डालना है या फॉलो ओनली टेक्स्ट बुक स्ट्रिक्टली, तो आप देखिए सबसे पहला क्या बोला जा रहा है, फॉलो ओनली टेक्स्ट बुक स्ट्रिक्टली, तो स्ट्रिक्टली तो आपको नहीं करना है, आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कराएंगे, आपको हर चीज़ करानी है, इसीलिए आप स्ट्रिक्टली टेक्स्ट बुक फॉलो नहीं करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। रेफर चिल्ड्रन टू अ सेपरेट स्कूल, जब हमको इंक्लूसिव बोला जा रहा है मतलब कि समावेशी, हर चीज़ को ऐड करना है, तो उस कंडीशन में आप रिफर सेपरेट स्कूल में बच्चे को नहीं भेज सकते। और ए नंबर तो आपको देख के गलत दिख रहा है कि आपको डाइवर्स नीड ऑफ स्टूडेंट्स को इग्नोर करना है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव हेयर, अगर आप डाइवर्सिटी को इग्नोर कर रहे हो तो ये नंबर भी रॉन्ग हो गया। जब 3 रॉन्ग हो गए तो बी नंबर सही आ गया कि हमको लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करना है। ठीक है, एक समावेशी कक्षा में हर प्रकार के बच्चे, सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति को लचीला रखना है ताकि हर बच्चे की सीखने की जरूरत पूरी हो सके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट यूजिंग द मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द प्राइमरी लैंग्वेज, तो इनमें से कौन सा लीस्ट मतलब सबसे कम इम्पॉर्टेंट है जब आप मदर टंग को यूज कर रहे हो, क्या करने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कौन से लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर। तो ऑप्शंस क्या क्या है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है इट यील्ड्स बेटर लर्निंग आउटकम्स, ये आपको बेटर लर्निंग आउटकम्स प्रोवाइड करता है। बी नंबर है ट्रांजिशन फ्रॉम मदर टंग टू स्कूल लैंग्वेज कैन नॉट बी एंश्योर्ड, स्कूल लैंग्वेज मदर टंग से स्कूल लैंग्वेज में जाना, जो ट्रांजिशन वीडियो बनते हैं ना मतलब एक से दूसरे में जाते हैं वही है ट्रांजिशन, तो मदर टंग से स्कूल लैंग्वेज में जाना आप इंश्योर नहीं कर सकते अगर आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग रख रहे हो। थर्ड है इट फैसिलिटेट्स ग्रेटर पार्टिसिपेशन या इट क्रिएट्स अ कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर, तो आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो सबसे कम है हमको वो बताना है, तो कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर तो हम इसीलिए देने के लिए ही करते हैं ना मदर टंग का यूज, तो ये तो सही हो जाएगा, ये आंसर सही है और हमको गलत पूछा है तो डी नंबर तो हम लेंगे नहीं। सी नंबर बोला जा रहा है ग्रेटर पार्टिसिपेशन, तो जब बच्चे अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं तो ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा, तो डी और सी को आप ले नहीं सकते। अब आप ए और बी में देखिए, तो ये बेटर लर्निंग आउटकम्स देते हैं, तो हाँ देते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मदर टंग से स्कूल लैंग्वेज में जाना आप इंश्योर नहीं कर सकते, तो ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड डज नॉट प्रमोट द यूज ऑफ द मदर टंग वाइल टीचिंग इंग्लिश, कौन सा मेथड जो है वो इंग्लिश टीचिंग में मदर टंग के यूज को प्रमोट नहीं करता, बाइलिंगुअल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग या डायरेक्ट मेथड। तो आप देखिए
कौन सा मेथड है जो नहीं करता, तो वो है आपका डायरेक्ट मेथड। इसमें आपको जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में ही सारे इंस्ट्रक्शन देने और उसी में बच्चा आपसे बात करेगा, आप उनको मदर टंग का यूज नहीं करने दोगे। बाइलिंगुअल मेथड में दो लैंग्वेज रहते हैं जिससे एक से दूसरे में ट्रांसलेट किया जाता है, और ग्रामर ट्रांसलेशन भी दो लैंग्वेजेस होते हैं। तो डायरेक्ट मेथड का मूल सिद्धांत ही यही है कि इसमें मातृभाषा का प्रयोग पूरी तरीके से वर्जित है और इंग्लिश को सीधे इंग्लिश के माध्यम से बिना ट्रांसलेशन के सिखाया जाता है। बाकी तीनों तरीके में किसी न किसी रूप में मातृभाषा की सहायता ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज द एबिलिटी टू। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है क्या करने की योग्यता। ऑप्शंस हैं, कम्युनिकेटिव है ना, कम्युनिकेटिव मतलब बातचीत करने की जो कॉम्पिटेंस है आपके अंदर, एबिलिटी है, ठीक है। तो वो क्या चीज़ की है, यूज लैंग्वेज इन डिफरेंट वेरिएंट सिचुएशन, मेमोराइज डिक्शनरी डेफिनेशन, स्पीक ओनली इन अ फॉर्मल टोन, या ट्रांसलेट सेंटेंसेस एक्यूरेटली। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस मतलब आप किसी के सामने इजीली बातचीत अपनी रख सकते हो, तो उसमें आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करने का तो कोई सेंस नहीं बनता, तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। स्पीक ओनली इन अ फॉर्मल टोन, तो ज़रूरी नहीं है कि जब आप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस हो मतलब आपको बोलने में आराम है किसी भी लैंग्वेज में, तो आप उस लैंग्वेज में सिर्फ फॉर्मल टोन में क्यों बोलोगे, आप किसी भी टोन में बोलोगे। तो ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो जाएगा। और मेमोराइज करना कहीं पे सही नहीं है, तो ये तो रॉन्ग होगा ही होगा। तो करेक्ट आंसर आपको मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए, कि आप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की एबिलिटी है आपके अंदर, मतलब आप हर सिचुएशन में लैंग्वेज यूज कर सकते हो। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस शब्द जो है ये शब्द दिया था डेल हाइम्स ने, जिसका मतलब है सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं जानना, बल्कि इसका अर्थ है कि बच्चा अलग अलग सामाजिक परिस्थितियों जैसे दोस्तों के साथ, दुकान या इंटरव्यू में भाषा का सही और प्रभावी ढंग से उपयोग करना जानता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस रिफर्स टू एबिलिटी टू। फोनोलॉजिकल जो अवेयरनेस है वो कौन सी योग्यता को बताता है, मास्टर ग्रामेटिकल रूल्स, ग्रास्प द साउंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, स्पीक फ्लुएंटली एट अ फास्ट पेस, या राइट लॉन्ग एसेज। तो फोनोलॉजिकल में जो फोनो वर्ड आता है ना, वो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है, मतलब आप किसी पर्टिकुलर वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हो। जैसे प्रोनाउंसिएशन जब हम बोल रहे हैं तो उसको कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही कुछ कुछ वर्ड्स रहते हैं जो लोग सही बोल नहीं पाते, तो वो जो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है मतलब आपको जो साउंड है उसका स्ट्रक्चर जो है वो सही पकड़ना है। ग्रामेटिकल रूल्स का मास्टर करना ये नहीं है, फ्लुएंटली एट फास्ट पेस ये भी नहीं है, और लॉन्ग एसेस भी नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा साउंड स्ट्रक्चर को आपको कैच करना है। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस का सीधा संबंध सुनने और ध्वनि की समझ से है। इसके तहत बच्चे भाषा की ध्वनियों, शब्दों की लय और अक्षरों के उच्चारण के जो पैटर्न है उनको पहचानना और उनके साथ खेल पाना सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोनीम्स। फोनीम्स किसको बोला जाता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज, यूनिट्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, यूनिट्स ऑफ मीनिंग, या लार्जेस्ट यूनिट्स ऑफ स्पीच। तो फोनीम्स जो है वो साउंड से रिलेटेड है। किसका साउंड, वर्ड का साउंड। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होता है लैंग्वेज में वो कहलाता है फोनीम्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई है उसको फोनीम बोलते हैं। भाषा की ध्वनि की सबसे छोटी इकाई फोनीम कहलाती है, और हिंदी में उसको बोलते हैं स्वनिम। इसका कोई स्वतंत्र मतलब नहीं होता, ये शब्दों का रूप बदल देती है, जैसे बी पी टी। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि मीनिंग की जो सबसे जो छोटी इकाई है उसको बोला जाता है मॉर्फीम, जिसको रूपिम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 2 साल का बच्चा, व्हेन ए 2 year old स्क्रिबल्स ऑन अ वॉल दिस इज कॉल्ड। जब एक 2 साल का बच्चा वॉल में स्क्रिबल करता है मतलब टेढ़े मेढ़े डिजाइन बनाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, फ्री राइटिंग बोला जाता है, कंट्रोल्ड राइटिंग बोला जाता है, इमरजेंट लिटरेसी बोला जाता है, या प्री एडिटिंग बोला जाता है। तो कंट्रोल्ड राइटिंग क्या हो जाएगा, कंट्रोल्ड राइटिंग का मतलब हो जाएगा, फ्री राइटिंग का मतलब है कि फ्रीली लिखना। कंट्रोल्ड राइटिंग का मतलब होता है आप उसके ऊपर कंट्रोल करोगे कि ये ऐसा लिखना है, ये ऐसा लिखना है, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग होगा। एमरजेंट लिटरेसी किसको बोलते हैं, प्रारंभिक साक्षरता को बोला जाता है एमरजेंट लिटरेसी। और प्री एडिटिंग क्या होती है, तो प्री एडिटिंग होती है कि आप लिखने से पहले लिखने के बाद उसको एडिट करते हो, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एमरजेंट लिटरेसी।
ठीक है, छोटे बच्चे दीवारों पर, कॉपियों पर जो आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हैं, किताब के पन्ने को पलटते हैं, ये है प्रारंभिक साक्षरता। ये दर्शाता है कि बच्चे के अंदर पढ़ने लिखने की समझ की शुरुआत हो रही है। नेक्स्ट है लिसनिंग टू स्टोरीज फ्रॉम चिल्ड्रन। बच्चों से स्टोरीज, लिसनिंग टू स्टोरीज फ्रॉम चिल्ड्रन, आपको बच्चे से स्टोरी सुननी है उसकी, तो वो क्या उनमें इम्प्रूव करती है? अबिलिटी टू आइडेंटिफाई मोरल मैसेजेस ओनली, यूज ऑफ इडियम्स एंड मेटाफोर्स, इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेशन, या वोकेबुलरी साइज ओनली। तो जब आप बच्चे की कहानियां सुनते हो ना, तो आपको देखना है कि आप उसमें क्या डेवलप कर रहे हो, उससे क्या आप उसमें मॉरल मैसेज देखना चाह रहे हो। तो मॉरल मैसेज छोटे बच्चे की स्टोरी में आपको नहीं मिल रही है, और यहाँ पे ओनली बोल रहा मतलब सिर्फ मॉरल मैसेज मिल रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। यूज ऑफ इडियम्स एंड मेटाफोर, तो छोटा सा बच्चा है, वो क्या आपको इडियम्स और मेटाफोर, मुहावरे और लोकोक्तियां सुनाएगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। वोकाब्युलरी साइज, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। उनका इमेजिनेशन और एक्सप्रेशन जो है वो हमको स्टोरीज सुनने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब शिक्षक बच्चों से कहानियां सुनता है, उनको कहानियां सुनाता है, तो बच्चे क्या है, अपनी इमेजिनेशन को, अपने विचारों, अपनी जो सोच है उसको शब्दों में डालने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके इसका मानसिक क्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट बाय लर्नर्स हेल्प देम इन। सेल्फ असेसमेंट, जब आप स्व आकलन करते हैं, तो वो क्या हेल्प करता है लर्नर्स को, सीखने वाले को? बिकमिंग फ्यूचर टीचर्स, अंडरस्टैंडिंग देयर ओन अचीवमेंट, अवॉइडिंग रेमेडियल टीचिंग, या गेटिंग मोर फ्री टाइम इन क्लास। तो जब आप सेल्फ असेसमेंट करते हो, तो जरूरी नहीं है कि आप टीचर बन जाओगे, तो ये तो रॉन्ग है। डी नंबर क्या बोल रहे हो? फ्री टाइम लेना है आपको क्लास में, तो ये तो कोई मतलब नहीं है। अवॉइड रेमेडियल टीचिंग, तो रेमेडियल टीचिंग आपको अवॉइड करना है या नहीं करना है, वो टीचर डिसाइड करेगा, आप नहीं करोगे कि आपको रेमेडियल टीचिंग लेनी है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपनी खुद की जो अचीवमेंट है, उपलब्धि है, वो समझना है सेल्फ असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका आंसर यही हो गया। सेल्फ असेसमेंट, खुद का मूल्यांकन, बच्चों को एक रिफ्लेक्टिव लर्नर बनाता है। इससे बच्चे ये समझ पाते हैं कि उन्होंने क्या सीखा है, वे कहाँ गलतियां कर रहे हैं, और उनको अपने सीखने के तरीके में क्या सुधार करने की जरूरत है। इसको बोला जाता है असेसमेंट एज लर्निंग। नेक्स्ट है इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स एट द प्राइमरी लेवल शुड फोकस ऑन। इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो है वो प्राइमरी लेवल पर क्या चीज पर फोकस करता है? द एज, इंटरेस्ट एंड लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्नर्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ग्रामर, नंबर ऑफ पेजेस, या एडवांस लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो ये आंसर, तो अगर आपको इंग्लिश समझ आती है, पढ़ना आता है, तो आप बता सकते हो कि कौन सा आंसर होगा। प्राइमरी लेवल में क्या आप एडवांस लिटरेरी क्रिटिसिज्म सिखाओगे उसको, एडवांस आलोचना करना की साहित्य की? ये तो रॉन्ग हो जाएगा। द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक, प्राइमरी में क्या मतलब है उस चीज का? द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ग्रामर, ये भी नहीं सिखाना है, तो आपको क्या सिखाना है? द एज, इंटरेस्ट एंड लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्नर्स। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर कोई भी टीएलएम शिक्षण सामग्री जो है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या पाठ्य पुस्तक जब हम बनाते हैं, तो उसमें बच्चे की एज, उसके इंटरेस्ट और प्राइमरी लेवल के जो भाषा शिक्षण की लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव्स है, उसको ध्यान रखना सबसे जरूरी है, ताकि शिक्षण क्या रहे? बाल केंद्रित। नेक्स्ट है इफ टीचर एक्सप्लेन्स रूल्स एंड डेफिनेशन बिफोर गिविंग एग्जाम्पल शी इज यूजिंग द। तो पहले रूल बता रही है, और फिर उसके बाद रूल और डेफिनेशन, और बाद में एग्जाम्पल दे रही है, तो वो कौन सा मेथड है? इंडक्टिव मेथड है, नेचुरल मेथड है, डिडक्टिव या प्ले वे? तो दो मेथड हम जानते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव, जिसमें एग्जाम्पल और रूल होता है। बी और डी तो कट कर दो अब इसमें। अब इंडक्टिव जो होता है वो एक आगमन विधि होता है, जिसमें पहले एग्जाम्पल देन रूल होता है, और डिडक्टिव जो रहता है निगमन विधि, जिसमें पहले रूल और बाद में एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पर पहले रूल और डेफिनेशन है, उसके बाद एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टास्क प्रमोट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम? कौन सा टास्क प्रमोट करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन एक लैंग्वेज क्लासरूम में? मेमोराइजिंग अ पोयम, कॉपिंग आंसर्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, वर्किंग इन ग्रुप्स टू प्रिपेयर अ रोल प्ले, या प्रैक्टिसिंग वर्ड्स इन कोरस। तो लैंग्वेज क्लासरूम में एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या है? पोयम को मेमोराइज करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। रटना तो आपको रटवाना है ही नहीं, बोलते बोलते अगर बच्चे को याद हो गया तो वो ठीक है, पर बच्चे बैठ के उसको रटेगा नहीं। कॉपी करना ब्लैक बोर्ड से आंसर, तो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन तो हुआ नहीं। ग्रुप्स में वर्क करना और प्रिपेयर करना,
एक रोल प्ले या वर्ड प्रैक्टिस करना कोरस में। तो ये दो आंसर्स में से एक आंसर हमारा हो सकता है। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन में आपका ग्रुप बना करके रोल प्ले करना ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ग्रुप में काम करना, फिर रोल प्ले करना, ताकि बच्चे सामाजिक रूप से सक्रिय बने। इसमें बच्चे आपस में संवाद करते हैं, मीनिंगफुल इंटरेक्शन करते हैं, जिससे उनके सामाजिक और भाषाई दोनों कौशल सक्रिय रूप से विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर एनालिसिस शुड बी carried out by a language teacher to punish the students, inform the parents of the students failure, ask students to write the error 10 times, gain information on common difficulties of learner। तो जब आप बच्चे का एरर एनालिसिस कर रहे हो, मतलब उसकी गलतियों को समझ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, इस क्यों कर रहे हो? वो स्टूडेंट को पनिश करने के लिए, तो आपको तो पनिश करना ही नहीं है, तो वो क्यों ही करोगे? पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना कि बच्चा कहाँ कहाँ पे गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। स्टूडेंट्स को आपको पूछना है और उनको बोलना है कि एरर को 10 बार लिखे, तो आपको ये भी नहीं करना है, पर आपको बोला जा रहा है इन्फॉर्मेशन गेन करना। क्यों? कॉमन डिफिकल्टीज कहाँ कहाँ पे आ रही है बच्चे को, वो जानने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताकि हम एरर एनालिसिस इसलिए करें कि बच्चे को क्या क्या परेशानियां आ रही है वो शिक्षक को समझ आए। गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होती है, ना कि किसी असफलता का संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट मीन्स मूविंग फ्रॉम डैश। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन है, मतलब आपको दूसरी भाषा जब ग्रहण करनी है, तो उसमें कॉम्प्रिहेंसिबल जो इनपुट है उसका मतलब क्या है? मूव करना कहाँ से? होल टू पार्ट, मतलब पूरे से हिस्से में, पार्ट टू होल मतलब कुछ हिस्से से पूरे में, मीनिंग टू स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर टू मीनिंग। तो जो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का मतलब है कि आप स्ट्रक्चर से मीनिंग की तरफ मूव कर रहे हो। मतलब अगर करंट लेवल आई है तो i+1 में जा रहे हो। ये दिया गया था स्टीफन क्रैशन के अनुसार। उन्होंने बोला कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का मतलब है कि बच्चे को उसको वर्तमान भाषाई स्तर से थोड़े से ऊपर का इनपुट दिया जाए, जहां वो रेफरेंस और वाक्य की बनावट की मदद से पूरे वाक्य का अर्थ निकालना सीखता है। जैसे हम देखते हैं ना, बच्चा इंग्लिश के कुछ नॉर्मल कॉन्वर्जेशन करने हैं, तो उसको अगर कुछ वर्ड्स का मतलब पता है, तो उसके हेल्प से वह दूसरे वर्ड्स का मतलब निकालता है, पूरे सेंटेंस का मतलब निकालता है। ठीक है, तो यही होता है आपका कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ लैंग्वेज टीचर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज टू। आपको एक लैंग्वेज टीचर के तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? कंप्लीट द टेक्स्ट बुक ऑन टाइम। नहीं, ये भारी नेगेटिव आंसर है। आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक की तरफ नहीं जाना है, पर ये याद रखना कि आपको टेक्स्ट बुक का भी करना है। बिना टेक्स्ट बुक के आप कुछ नहीं कर सकते। ओवरऑल आपको सब चीज़ देखने के बाद टेक्स्ट बुक भी देखना है। तो थियोरिटिकली आपको नहीं देखना है, पर प्रैक्टिकली आपको देखना है। तो थियोरिटिकली में आप आंसर कभी भी ये नहीं लोगे, पर प्रैक्टिकली में अपने दिमाग में रखना कि अगर आप टीचिंग का काम कर रहे हो, तो आपको टेक्स्ट बुक को भी कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है, हेल्प स्टूडेंट सिक्योर हाई मार्क्स। तो हाई मार्क्स, मार्क्स का लेन देन तो देखना ही नहीं है, तो ये तो रॉन्ग कर दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल पूछा है, दो है, डेवलप द एबिलिटी इन स्टूडेंट्स टू यूज लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली। स्टूडेंट्स के अंदर योग्यता लानी है कि वो लैंग्वेज को सही तरीके से यूज कर सके, या मेंटेन साइलेंस इन द क्लासरूम। तो आपको अच्छे खोजी है, वैज्ञानिक है, नन्हे वैज्ञानिक, उनको आप चुपचाप बिठा करके कुछ नहीं कर सकते। आपको क्या करना है? उनसे बातचीत करती रहनी है, बट क्लास में साइलेंस मेंटेन नहीं रखना है, और बच्चे के अंदर एबिलिटी लानी है कि वो लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली यूज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Why are language games effective in a classroom? Language games क्यों effective है classroom में? They save the teacher's energy. They ensure students participate positively in activities. They are inexpensive या they make the class noisy. तो language games जो effective है classroom में, वो टीचर की एनर्जी, टीचर का पूरा खून चूस लो, कोई एनर्जी सेव नहीं करना है। तो ये आंसर रॉन्ग। दे इंश्योर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट पॉजिटिवली इन एक्टिविटीज, तो ये आंसर हो सकता है। इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव भी अच्छा है। दे मेक द क्लास नॉइसी, तो ये भी रॉन्ग है। अब बी और सी में से देखो, आप इनएक्सपेंसिव बोलोगे कि स्टूडेंट्स का जो पार्टिसिपेशन है वो पॉजिटिव है एक्टिविटीज में, आप वो आंसर लोगे, तो आप लोगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ज्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ टीचर मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टू रीड बुक्स अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक इज एम्ड एट। एक टीचर मोटिवेट कर रहे हैं स्टूडेंट को किसमें? बुक रीड करने में। क्या उसकी किसके अलावा?
प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, उसको ज़्यादा जो टेक्स्ट बुक दी गई है क्लास के लिए उस पर एम नहीं कर रहा है, वो कर रहा है कि बच्चा पहले पढ़ना सीखे। ठीक है, तो ये क्या है, वो किस पर एम कर रहे हैं? एनहांसिंग देयर जनरल नॉलेज, उनका जनरल नॉलेज बढ़ा रहा है। एनहांसिंग देयर एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल, उनका रीडिंग स्किल को जो एक्सटेंसिव रीडिंग है प्लेजर के लिए पढ़ना उसको बढ़ा रहा है। मेकिंग देम फ्यूचर नॉवेलिस्ट, उनको फ्यूचर नॉवेलिस्ट बना रहा है। ये टेस्टिंग देयर स्पेलिंग। तो जब आप बच्चे को मोटिवेट करते हो ना कि उनको बुक्स पढ़नी है अदर देन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, मतलब सिर्फ प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़नी है बल्कि उसके अलावा और बुक्स भी पढ़नी है, तो वो एम करता है कि उनकी जो एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल है उसको एनहेंस किया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम जो है जिसमें आप करके चीजें सीखते हो। लैंग्वेज लर्निंग इज बेस्ड ऑन, लैंग्वेज लर्निंग किस पर बेस्ड है? स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज पर, रोट मेमोराइजेशन पर, टीचर की लेक्चर पर, या फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम पर। तो अगर वो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है तो रोट मेमोराइजेशन कभी नहीं लेना, कभी भी आंसर में नहीं लेना। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स का प्रीवियस नॉलेज है वो ज़्यादा अच्छा है, जिससे हमको पता चलेगा कि बच्चा आगे जा कर के क्या सीखता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, इंग्लिश इज द डैश ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज। तो जो 1963 का रूल है वो बोलता है कि इंग्लिश जो है वो क्या है, हमारा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर बी। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है आपका इंग्लिश। 1963 के सेक्शन 3(1) के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है और अंग्रेजी भारत की सह राजभाषा है, कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। नेक्स्ट है इन एन एक्सटेम्पोर स्पीच कॉम्पिटिशन विच पैरामीटर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपका अगर एक्सटेम्पोर स्पीच है, एक्सटेम्पोर स्पीच मतलब आपको वर्ड दे देंगे और उस वर्ड पे आपको बोलना है। ठीक है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी, कोहेरेंस ऑफ आइडियाज, कॉन्फिडेंस या पर्सनालिटी एंड फिजिकल अपीयरेंस। तो आपको क्या होता है ना, एक्सटेम्पो स्पीच है ना, मतलब कि आपको जैसे कि आप स्टेज पे गए वहां पर आपको चिट चुनना है। आपने मूवी देखी होगी शायद, कुछ कुछ होता है जिसमें बच्चे जाते हैं और स्टेज पर चिट उठाते हैं, फिर बोलते हैं मेरा टॉपिक है ये, फिर मुझे इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो अब जब आप वैसा स्पीच देते हो ना वो होता है एक्सटेम्पो स्पीच। तो उसमें क्या पैरामीटर इंपॉर्टेंट नहीं है? एक्यूरेसी और फ्लुएंसी, कोहेरेंस ऑफ आइडियाज, कॉन्फिडेंस या पर्सनालिटी एंड फिजिकल अपीयरेंस। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या नहीं होगा, वो हो जाएगा पर्सनालिटी और फिजिकल अपीयरेंस। क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस का आप क्या करोगे, आप अगर अच्छे से बोल रहे हो, स्पीड से बोल रहे हो, आपकी शुद्धता है, विचारों का तालमेल है, आत्मविश्वास है, तो बाहरी रंग रूप आपका उसमें मूल्यांकन का पैमाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। राइटिंग अ पर्सनल रिस्पॉन्स टू अ लिटरेरी टेक्स्ट एनहांसेस, अगर आप किसी लिटरेरी साहित्य की जो टेक्स्ट है उसमें अपना पर्सनल रिस्पॉन्स देते हो तो वो क्या बढ़ाता है? रिफ्लेक्टिव एंड एनालिटिकल थिंकिंग, द एबिलिटी टू राइट अ नॉवेल, फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स या स्पीड ऑफ राइटिंग। तो स्पीड ऑफ राइटिंग आप जरूरी थोड़ी कि सिर्फ पर्सनल रिस्पॉन्स लिखोगे तो ही बढ़ेगा, तो किसी से भी बढ़ सकता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एफिक मार्क्स क्या इंपॉर्टेंट है इसमें जब आप रिस्पॉन्स लिख रहे हो, या एबिलिटी टू राइट अ नॉवेल भी नहीं होगा। ये हो जाएगा आप किसी लिटरेरी टेक्स्ट को देख रहे हो और खुद के विचार दे रहे हो, तो आप उसमें सोचते हो, तो वही होती है आपकी रिफ्लेक्टिव और एनालिटिकल थिंकिंग। इसमें क्या होता है, जब छात्र किसी कहानी या कविता को पढ़ते हैं, उस पर अपनी व्यक्तिगत प्रक्रिया लिखते हैं, तो सिर्फ तथ्यों को नहीं दोहराते बल्कि अब उस रचना का विश्लेषण करते हैं और गहराई से सोच को व्यक्त करते हैं। ये उच्च स्तरीय भाषाई कौशल को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑथेंटिक मटेरियल फॉर अ लैंग्वेज क्लासरूम। तो इनमें से कौन सा ऑथेंटिक मटेरियल है एक लैंग्वेज क्लासरूम के लिए? एक ग्रामर की रूल बुक रिटन बाय एन एक्सपर्ट। तो आप एक लैंग्वेज की क्लासरूम में बैठे हो, मतलब आपको लैंग्वेज, बच्चों को बातचीत करना सिखाना है, तो बातचीत करने सिखाने के लिए आपको रूल बुक रटवाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, नॉर्मल लाइफ से एग्जाम्पल्स लेने हैं। ठीक है, जैसे आप चलते चलते आपने क्या किया, कोई बैनर वगैरह पढ़ लिया, कुछ पैम्पलेट्स लगे हैं वो पढ़ लिए, तो वो आपका हो जाएगा लैंग्वेज के लिए एक ऑथेंटिक मटेरियल। ठीक है, पर ग्रामर रूल बुक एक ऑथेंटिक मटेरियल
नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्लिपिंग ऑफ अ रेस्टोरेंट मेन्यू और अ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, तो हाँ ये हो सकता है। नेक्स्ट है अ लिस्ट ऑफ वोकाबुलरी वर्ड्स विथ मीनिंग, तो ये आपका लैंग्वेज के लिए सही नहीं है कि आप वोकैबुलरी वर्ड विथ मीनिंग लाए फिर उसको याद करें फिर बोले, ऐसा नहीं होता। अ पैसेज स्पेशली रिटन बाय अ टीचर टू टीच पास्ट टेंस, तो जब आप बात कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ पास्ट टेंस में बात करोगे, आप किसी भी टेंस में कुछ भी बात कर सकते हो ना, तो सिर्फ पास्ट टेंस के सेंटेंस सीखना कुछ मतलब नहीं रखता, तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ क्लिपिंग ऑफ अ रेस्टोरेंट मेन्यू और न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। ऑथेंटिक मटेरियल्स क्या होती है? वो सामग्री होती है जिनको विशेष रूप से भाषा सिखाने के उद्देश्य से नहीं लिखा जाता, बल्कि वो वास्तविक दुनिया के संचार के लिए बनाई जाती है, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, होटल, मेन्यू कार्ड और ट्रेन का टिकट, जिससे बच्चे व्यावहारिक भाषा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर यूजेस कॉन्सेप्ट मैपिंग इन अ रीडिंग क्लास, दिस हेल्प स्टूडेंट्स इन, कॉन्सेप्ट मैपिंग जब यूज कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट का क्या हेल्प करेगा? एनहेंसिंग देयर हैंड राइटिंग स्पीड, मेमोराइजिंग द टेक्स्ट वर्ड बाय वर्ड, ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन आइडियाज, या इंप्रूविंग देयर प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेसी। तो जब टीचर कॉन्सेप्ट मैपिंग यूज कर रहे हैं तो उससे आपका इनमें से क्या बढ़ेगा? तो वो हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना और अंडरस्टैंड करना, क्या? रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज। कॉन्सेप्ट मैपिंग जो होती है एक विजुअल टूल है, जब छात्र किसी पढ़े हुए पार्ट का कॉन्सेप्ट मैप बनाते हैं तो वो मुख्य विचारों को क्या करते हैं? आपस में जोड़ना सीखते हैं, जिससे उनकी समझ गहरी होती है और वो जानकारी को व्यवस्थित करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ इंटोनेशन इन द स्पीकिंग स्किल, तो इंटोनेशन का मेन फोकस क्या है? करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ अ सेंटेंस, द राइज एंड फॉल ऑफ द पिच ऑफ वॉइस, या स्पीड ऑफ एट विच पर्सन रीड्स। इंटोनेशन जो है टोन वर्ड से समझना, ये बोलने से संबंधित है। तो इंटोनेशन बोला जाता है आवाज के उतार चढ़ाव को। तो इंटोनेशन जो है वो किस पर मेन फोकस डालेंगी? करेक्ट स्पेलिंग पर, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट पर, राइज एंड फॉल पर, या स्पीड पर। तो ये सही होता है ऑप्शन नंबर सी, राइज और फॉल ऑफ द पिच ऑफ द वॉइस। इंटोनेशन आवाज का उतार चढ़ाव, बोलते समय आवाज के सुर या पिच में जो उतार चढ़ाव होता है उसको बोला जाता है इंटोनेशन, जिसकी मदद से जो स्पीकर है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। ये बोलने के कौशल का एक बहुत अच्छा सब स्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेमेडियल टीचिंग इज अ पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, रेमेडियल टीचिंग कौन से टाइप का इवैल्यूएशन है? समेटिव है, पीयर है, फॉर्मेटिव है, या टर्म एंड है? तो रेमेडियल टीचिंग में हम बच्चे को बीच बीच में चेक करते हैं कि वो अपने लेवल जो हम पढ़ा रहे हैं उसी के साथ है या उससे पीछे छूट गया है। ठीक है, तो ये जब साथ साथ चेक होता है इसीलिए ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आ जाएगा। ठीक है, ये पूरी तरह से फॉर्मेटिव का हिस्सा हो जाता है क्योंकि ये सीखने पढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान लगातार चलता रहता है। पहले शिक्षक कमियों को पहचानता है फिर उसको तुरंत सुधारता है। Next है when a student reads a short text to find out whether it is about sports, travel or politics, the student is practicing. तो स्टूडेंट क्या कर रहा है? शॉर्ट टेक्स्ट को रीड कर रहा है, क्या पता करने के लिए कि ये किसके बारे में है? स्पोर्ट्स के बारे में है, ट्रैवल के बारे में है, पॉलिटिक्स के बारे में है, या स्टूडेंट या किसके बारे में है? तो स्टूडेंट किसकी बात कर रहा है? स्किमिंग कर रहा है, स्कैनिंग कर रहा है, क्रिटिकल रीडिंग कर रहे हैं, या प्रियर करेक्शन कर रहा है? तो जब हम शॉर्ट टेक्स्ट को पढ़ते हैं ना, कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं, तो वहां पर छात्र पूरा टेक्स्ट को जल्दी से देखता है कि उसका मुख्य टॉपिक क्या है, और ये होता है हमारा स्किमिंग। वो किसी खास मैच का स्कोर या किसी नेता का नाम ढूंढ रहा होता तो उसको बोलते हैं स्कैनिंग। नेक्स्ट, अच्छा तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। जो भी लोग नए हैं वो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी और सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।